हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 2 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 फरवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन तक ज़रूर देखना और पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका भी आप जवाब जरूर देना। तो शुरुआत करने के पहले सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग रिवीजन करेंगे 1 मिनट में लास्ट डे का। उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस इस बार मनाया गया 25 जनवरी को, क्योंकि ये लास्ट संडे ऑफ जनवरी मनाया जाता है। ठीक है ना। गणतंत्र दिवस परेड पर महाराष्ट्र की झांकी ने इस बार बेस्ट झांकी का अवार्ड जीता। 1 फरवरी को 9वां लगातार केंद्रीय बजट पेश किया निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि एक अपना इतिहास बना। कल मैंने इस पर वीडियो दी है दो, और दो क्या एक्चुअली 3 वीडियो दी है, क्योंकि एक बार शेयर मार्केट भी इससे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो 2 वीडियो जो बजट वाली है उसको आप ज़रूर जा करके देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से आपके लिए वो वीडियो बनाई गई हैं। और वो एग्ज़ाम में आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं बजट में, ये बताने की ज़रूरत है नहीं। तो मेन वाले चैनल एमजेटी एजुकेशन पर है, आप ज़रूर देखिएगा उसे। तो देखिए, नीति आयोग ने पिछड़े जिलों को मजबूत करने के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 की भी शुरुआत की है। बांग्लादेश की वायुसेना जो है चाइना की CETC कंपनी के साथ समझौता किया है कि यूएवी ड्रोन निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा बांग्लादेश में। तो चाइना के साथ ये डील हुई है। पुरुष हॉकी इंडिया लीग को इस बार कलिंगा लांसर्स ने जीत लिया है। फ्लैट रोल्ड एल्युमिनियम उत्पाद इकाई का उद्घाटन भारत की पहली ओडिशा में की जाएगी। रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई कैप्टन हंसा शर्मा। और कर्नाटक राज्य सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक समर्पित कल्याण बोर्ड अधिसूचित किया है। पीएम मोदी ने केरल राज्य में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल वाली वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। इसकी क्विज और पीडीएफ एनजेटी पर दे दी गई है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल गई है। रोज रात को 9 बजे आपको पीडीएफ मिल जाती है ना। तो रात को 9 बजे आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, वैसे तो देखिए होना था क्वेश्चन बजट से, लेकिन बजट को मैं कल डिटेल में आपको डेली करंट अफेयर में बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आज आप जो बजट वाली वीडियो मैंने बताई हुई है डिटेल में, उसको पहले पढ़ लें, क्योंकि डीसीए में कहीं ना कहीं समय की एक पाबंदी होती है। इस वजह से हम लोग उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें कम करके आपको बताना पड़ता है ना। लेकिन जो ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियो आई रहती है डेडिकेटेड रूप से, उसमें पूरा डिटेल एनालिसिस की गई रहती है। तो मैं चाहता हूँ एक बार वो आप वहाँ पर पढ़ लो। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको यहाँ डेली करंट अफेयर में सारी चीज़ें कवर करा दी जाएंगी अलग अलग करके। ठीक है, कि कौन सी योजना आई, क्या बड़ी घोषणा हुई किस सेक्टर के लिए, वगैरह वगैरह। भारत ने अपना पहला एआई पावर्ड विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट किस विश्वविद्यालय में लॉन्च किया है? तो एआई पावर्ड विश्वविद्यालय ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में शुरू की गई है, जो कि मेरठ में है। मेरठ में है, जो लोग मेरठ के आसपास के होंगे वो जानते होंगे इस यूनिवर्सिटी को। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड यूनिवर्सिटी, इसको शुरू किया गया है। ठीक है। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी पढ़ाई होगी, एआई संचालित यहाँ पर सिलेबस होंगे। ठीक है। एआई के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी, पढ़ाया जाएगा। एआई ट्यूटर यहाँ पर होंगे। स्किल गैप, जॉब मार्केट, कैसे एआई का यूज़ करके जॉब पाई जाए, ये सब यहाँ पर सिखाया जाएगा। ठीक है। तो गूगल एआई फॉर लर्निंग फोरम में ये पेश किया गया नई दिल्ली में, जो कि 28 जनवरी को अभी आयोजित किया गया था। तो इसमें जो जयंत चौधरी हैं जो कि मंत्री हैं, वो यहाँ पर कौशल मंत्री ये शामिल थे यहाँ पर। ठीक है। तो गूगल क्लाउड के साथ सहयोग किया गया है इसके लिए। ये भारत का पहला पहले है। हम लोग कई दिनों से इसका रिवीजन कर रहे हैं, आज एक बार फिर से करते हैं। भारत का पहला राज्य जिसने राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है, केरल बना है। एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र भारत में पहली बार गुजरात के साणंद में खोला जा रहा है। मुंबई में भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र खोला जाएगा। और वहीं अंडमान सागर में पहली खुली समुद्री मछली परियोजना पालन परियोजना शुरू की जाएगी। तमिलनाडु में पहला संप्रभु एआई पार्क खोला जाएगा डेडिकेटेड रूप से। और तमिलनाडु में ही पहला समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति खुलेगी। नोएडा के जिम्स में पहली सरकारी एआई क्लिनिक खुलेगी। और देश का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर वक्सल ग्रिड ने विकसित किया है। मध्य प्रदेश रोलिंग बजट पेश करेगा। मध्य प्रदेश मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर खुलेगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहला वन विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और मध्य प्रदेश में वन्य जीव सुरक्षित सड़क बनाई जा रही है NH45 पे पहली बार। वाराणसी में हाइड्रोजन फ्यूल सेल नौका यात्री नौका चलेगी, जो पूरी तरीके से स्वदेशी होगी, देश में पहली बार होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
यूरोपियन यूनियन ने किस देश के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो देखिए आईआरजीसी जो है ना, ये ईरान का सिक्योरिटी है। आप कह सकते हो पैरामिलिट्री फोर्स है। जैसे अपने यहाँ बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे सीआरपीएफ हो गया, है ना, जैसे एसएसपी हो गया, बीएसएफ हो गया। ये सभी हम लोग का सीएपीएफ के तहत आता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के तहत आता है। ठीक है, असम राइफल्स हो गया, आईटीबीपी वगैरह हो गया। तो अब कोई ये कह दे कोई देश का कि भाई तुम्हारे यहाँ का जो सीआरपीएफ है उसको हम आतंकवादी संगठन घोषित कर देते हैं, तो कुछ ऐसा ही हुआ है। ईरान में ईरान का ये जो है ना रिवोल्यूशनरी गार्ड, जो वहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह को देखता है, या कहें कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अल खामेनी, उनके इशारों पर काम करता है। तो उसको यहाँ आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। अब इसके पीछे का मकसद समझिए। एक्चुअल में अभी पिछले दिनों में जब हिंसाएं चल रही थी, तो बातें ये निकल करके आ रही थी कि लगभग 43,000 लोगों की डेथ कर दी गई, मार दिया गया उनको, जिसमें 30,000 लोगों को तो हेड शॉट किया गया, 13,000 लोगों को किसी न किसी तरीके से फांसी वगैरह लटका करके मार दिया गया। तो अब ये आरोप लगे, और ये सब किसके द्वारा कराया जा रहा था? जो आईआरजीसी है उसके थ्रू ईरान की गवर्नमेंट करवा रही थी, है ना। जो इंटरनल सिक्योरिटी ढूंढ ढूंढ करके, कई वीडियोज आए कि ढूंढ ढूंढ करके गलियों में मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं। तो वो आंदोलन को दबाने के लिए था। ये सब होते हुए इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो कारण बताया गया कि ईरान में मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, विरोध प्रदर्शनों पर हिंसा हो रही है, और विदेशों में अस्थिरता फैलाने की यहाँ पर गतिविधियां भी देखने को मिली है। तो अब इसको अलकायदा, हमास, आईएसआईएस, इन सब के ही समान मान लिया जाएगा, यानी ये भी एक वो है, आतंकी संगठन है। ठीक है, तो एक पैरामिलिट्री बल है ईरान का, 1979 की क्रांति के बाद इसे स्थापित किया गया था, और इसे सुप्रीम लीडर जो है वो प्रत्यक्ष रूप से इसको लीड करते हैं। यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो अभी हाल फिलहाल में यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील हुई है ना। तो वो तो मतलब बहुत बड़ी चर्चे वाली विषय थी ही। खैर, यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में की गई थी, मार्स्ट्रिक्ट संधि, इसे जो भी पढ़ो आप, है ना। तो मार्क्सिस्ट संधि के तहत ये स्थापित किया गया था। ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। क्रोएशिया इसका नया सदस्य है। टोटल इसके 27 सदस्य हैं, पहले 28 थे, लेकिन यूके इससे एग्जिट हो गया, जिसे ब्रेग्जिट के नाम से जाना गया, यानी ब्रिटेन एग्जिट। ठीक है, ब्रिटेन हुआ एग्जिट। तो ये 2020 में हुआ था, जब बोरिस जॉनसन पीएम थे तब। तो अब 27 देश यहाँ पर बचे हुए हैं, पहले 28 था। इन सब की करेंसी यूरो होती है, और यूरो अपनाने वाले देश हालांकि 20 हैं, इसमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जो यूरो को अभी नहीं अपनाए हैं, है ना। तो ये हुआ। उर्सुला वंडरलेन इसके अध्यक्ष हैं, एंटोनियो कोस्टा इसके सदस्य हैं, यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं। ये दोनों ही अभी आए थे 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में। ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में ये कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला देखते हैं। अपनी ई बुक है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है जाकर के इसको परचेज कीजिए, लास्ट 6 मंथ हो या लास्ट ईयर की हो, वो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कला का राष्ट्रीय संग्रहालय भारत को शिव नटराज सहित कितनी चोरी हुई कांस्य मूर्तियां लौटाएगा? तो एशियाई कला का राष्ट्रीय संग्रहालय जो कि अमेरिका में है, भारत की मूर्तियों को चुरा करके बैठा हुआ है। बहुत सारी मूर्तियां चोरी वाली वहां पर जा करके रखी गई हैं। उनमें से अभी 3 मूर्तियों को लौटाने की बात कही गई है। ये 3 मूर्तियां शिव नटराज की है, सोमस्कंद की है, और संत सुरंदर और परवई की है। तो अब इसमें एक चोल काल की है, 2 चोल काल की है, और एक विजयनगर काल की है। ठीक है, तो ये 3 मूर्तियां चुरा करके लोग ले गए थे अमेरिका में, फिर वहां पर नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट में रख दिया गया था। अब उसे वापस लाया जाएगा। तो ये मूर्तियां तमिलनाडु के तंजावुर और आसपास के जिलों में मंदिरों से चुराई गई थी, है ना। ऐसी बहुत सारे मूर्तियां हुआ या बहुत सारी चीज़ें हैं जो चुरा चुरा करके लोग ले गए हैं। तो कभी पकड़ी जाती है, कभी बेची जाती है, कभी कुछ होता है, तस्करी होता है। तो फिर कहीं ना कहीं कभी गवर्नमेंट रख लेती है, और कुछ चीज़ें तो गवर्नमेंट ही चुरा करके ले गई थी, मतलब अंग्रेज या ब्रिटिशर से ही चुरा करके ले गए थे या छीन करके ले गए थे। तो वो सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके आ रही हैं, है ना। तो फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पांडिचेरी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसको मूर्तियों को अवैध रूप से हटाने की पुष्टि
की गई थी कि मतलब किया था कि यहाँ से ये अवैध रूप से ले जाई गई है। खैर ये एथिकल रिटर्न पॉलिसी का हिस्सा है कि चलो ठीक है, एथिकली आपकी हमारे चीज़ें आपके यहाँ हैं तो उसको वापस कर दो धीरे धीरे करके। ताइवान की पहली स्वदेशी पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल ही में अपना उथला गोता परीक्षण पास किया है? उथला गोता परीक्षण, ये बहुत ज़्यादा हिंदी हो गया, इसको इंग्लिश में कहें सैलो वाटर टेस्ट। तो सैलो वाटर टेस्ट हुआ है, ये सबमरीन का हुआ है, ठीक है ना। ताइवान की ये स्वदेशी सबमरीन है। अब ताइवान जो है ना, ले दे करके इतना छोटा देश है कि उसके पास आर्मी का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो चारों तरफ जो है वो एक द्वीप देश है, चारों तरफ समुद्र से घिरा है, और जो सबसे बड़ा खतरा है उसका वो है सिर्फ और सिर्फ चाइना से। तो चाइना की मिलिट्री के सामने वो अपना मिलिट्री बना करने का कोई फायदा ही नहीं है। दूसरा, वो ले दे करके केवल पनडुब्बी पर और पोर्कुपाइन स्ट्रेटजी पर ही काम कर पाता है। अमेरिका उसके सपोर्ट में आता है, कहता है कि ठीक है हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। जापान भी कहता है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन जापान के पास कुछ है नहीं, खुद की मिलिट्री भी नहीं है, वो तो अमेरिका के संरक्षण में स्वयं ही है। तो कुल मिलाकर ये अमेरिका पर डिपेंड रहता है। तो इसलिए अब ये स्वदेशी पनडुब्बियां बनाने पर लगा हुआ है, क्योंकि इनको पता है कि अमेरिका में आ गए हैं ट्रंप, और ट्रंप ने ऐसा रूप दिखाया है अपना कि कभी कोई उन पर भरोसा नहीं कर सकता है। वो आग में झोंक देंगे, उसके बाद फिर पीछे से खसक लेंगे। तो इसलिए यहाँ अब स्वयं का बनाने पर ये लोग विचार कर रहे हैं। ऐसे में पहली स्वदेशी पनडुब्बी का इन्होंने परीक्षण किया है, ठीक है, सैलो वाटर टेस्ट किया है कि कैसे वो ऊपर आती है, कैसे नीचे जाती है। तो अब इसका नाम क्या है? नरवाल। नाम इसका नरवाल है ताइवान का। वैसे चाइना और ताइवान को लेकर के मैं बहुत सारी वीडियो आपको दे चुका हूँ, और पोर्कुपाइन स्ट्रेटजी भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे पोर्कुपाइन स्ट्रेटजी यूज करके ही ताइवान अपने आप को सुरक्षित रख पाया है अभी तक। लेकिन वो कब तक रख पाएगा कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि इसका अंत निकट ही है। चाइना जब भी शुरू करेगा इसको ले डूबेगा, है ना। तो ये एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि न्यूक्लियर ये सबमरीन हो, ये डीजल इलेक्ट्रिक ही है, तो ज़्यादा समय तक ये नीचे भी नहीं रह सकती है। लेकिन अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के इसमें टारपीडो वगैरह लगे हुए हैं, और एक्स शेप के रडार भी लगे हुए हैं। तो कुल मिला करके बहुत खास भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि चाइना को बिल्कुल टक्कर दे देगा। चाइना के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में देखना होगा, मतलब मरते को डूबते को तिनके का सहारा टाइप का ही है। खैर, लगभग एक दशक के बाद 31 जनवरी को दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई है नई दिल्ली में। ये अरब के विदेश मंत्री, जो अरब कंट्रीज के विदेश मंत्री हैं उनके बीच, और भारत के विदेश मंत्री के बीच में बैठक हुई है, यानी अपने एस जयशंकर साहब यहाँ पर थे। तो 31 जनवरी 2026 को ये हुआ है नई दिल्ली में आयोजन। ऐतिहासिक बैठक थी और लगभग एक दशक के बाद यहाँ पर आयोजित किया गया था। ओके, इसमें क्षेत्रीय स्थिरता, आपसी विश्वास इनको मजबूत करने की दिशा में, साथ ही साथ व्यापार को बढ़ाने, एनर्जी सेक्टर और इन्वेस्टमेंट पर, इन सब पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ में यूएनएससी में भी समर्थन दिया है कि भारत को कहीं ना कहीं स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। आप देख रहे हो यूएनएससी में परमानेंट सीट को लेकर के भारत काफ़ी ज़्यादा हमेशा आवाज़ उठाता रहता है, लेकिन आज के टाइम पर यूएनएससी का भी कोई मतलब रह ही नहीं गया है वैसे। खैर, लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा भारत को ही होता है, क्योंकि भारत जब भी कोई चीज़ वहाँ पर करने जाता है, कुछ भी ऐसा लाता है प्रस्ताव, तो फिर वीटो हो जाता है, कभी चाइना की तरफ से, कभी अमेरिका की तरफ से। ये लोग पाकिस्तान की सपोर्ट में ऐसा कर देते हैं, इसलिए नुकसान सबसे ज़्यादा भारत को होता है। इसलिए भारत चाहता है और ज़्यादा डेस्परेट होकर के कि हमको इसमें परमानेंट सीट दो। खैर, अगला, 1 फरवरी 2026 से किस राज्य ने संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो देखिए, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अगर कराना है ना, तो अब उत्तर प्रदेश में इसे अनिवार्य होगा कि आधार रजिस्ट्रेशन हो, आधार वेरिफिकेशन हो। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी रिलेटिव्स में, तो मात्र 5,000 रुपये का ही स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, जो हैवी स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी लोग ट्रांसफ़र करने में भी, जो गरीब हैं वो थोड़ा सा कतराते थे कि क्यों इतना पैसा हो, कि क्यों हम अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करें, इससे अच्छा हमें मरने दो, जब हम मर जाएंगे तो अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाएगी, है ना। तो ऐसे में कई कई बार दिक्कत ये हो जाती थी कि जब वो अगर जीते जी चाहता है कि हम किसी एक बेटे को देंगे, क्योंकि दूसरे बेटे से उसकी खुन्नस है, और बाद में जब वो अगर लेकिन नहीं ट्रांसफ़र कर पाया और मरा वो, तो मरने के बाद तो वो तो दोनों में बराबर बट गई, है ना, तो वो तो विरासत में आ गई, तो इसलिए दिक्कत हो जाती थी। तो यहाँ पर अब ये किया गया है कि 5,000 रुपये में ही अब ट्रांसफ़र कर सकेंगे रिलेटिव्स को, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगा तो। खैर, यहाँ संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी होगा, और आधार के जरिए जानते हो ई केवाईसी, बायोमेट्रिक स्कैन और ई हस्ताक्षर वगैरह सब हो जाते हैं।
तो ये पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 69 के तहत और यूपी ऑनलाइन दस्तावेज पंजीकरण नियमावली के तहत किया जाएगा। आपको इसको ध्यान नहीं देना, आपको केवल यही पहली वाली लाइन ध्यान में रखनी है। अगला, विंग्स इंडिया 2026 में किस राज्य को एविएशन इकोसिस्टम के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो विंग्स इंडिया 2026 आयोजित हुआ और इसमें उत्तराखंड राज्य को एविएशन इकोसिस्टम के संवर्धन के लिए, मतलब इसको प्रमोट करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है। नागरिक उड्डयन में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। तो इसको चार बताया जाता है कि चार कारण है जिसके लिए इनको चुना गया। एक तो चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज अच्छा देते हैं, बेहतरीन विस्तार किया गया है। सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में पोर्ट्स का नेटवर्क बनाया गया है जिससे हेली टूरिज्म भी बढ़ा है। आपदा प्रबंधन के टाइम पर भी हवाई सेवाओं का काफ़ी अच्छा उपयोग किया गया है। इसके अलावा यहाँ एक्टिव पॉलिसी है एविएशन ईंधन को लेकर और वैट पर काम किया गया है। इन सब कारणों से इसको विंग्स इंडिया 2026 में सम्मानित किया गया है या कहीं पुरस्कृत किया गया है। ओके, अगला, वैसे दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट की कैटेगरी में भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 9 नवंबर को सन 2000 को अलग हुआ था। 13 जिले लेकर के टूटा था। आज भी यहाँ पर 13 ही जिले हैं। 70 विधानसभा में सीटें हैं, 5 लोकसभा में, 3 राज्यसभा में सीटें जाती हैं। उत्तराखंड की जो विंटर कैपिटल है वो है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण, ये याद रखना। यहाँ के सीएम है पीके धामी। यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी गवर्नर हैं। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का पहला नेशनल पार्क है, 1936 में बना था। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, फिर जिम कॉर्बेट हुआ और अभी इसका नाम फिर बदला गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ये बातें मैं बार बार बताता हूँ तो आपको याद हो गया जाएगी चीज़ें। आप बार बार इसको ऐसे ही लय में याद रखो, ठीक है। और दर्रों में माना नीति लिपुलेख 3 प्रमुख दर्रे हैं। छपेली, छोलिया, हारुल, गढ़वाली, कजरी यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। किस राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एति कोली दुती पाट योजना शुरू की? मुख्यमंत्री एति कोली दुती पाट योजना, इसको किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये लैंग्वेज से थोड़ा सा आपको देखो, एक तो चाय बागान, दूसरा लैंग्वेज, दोनों चीज़ों से अगर आप रिलेट करोगे तो पहुंच जाओगे पूर्वोत्तर भारत में, असम में। ठीक है, तो असम राज्य ने ये शुरू किया है। असम सरकार ने मुख्यमंत्री एति कोली दुती पाट चाय बागान श्रमिकों के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसमें इसका उद्देश्य है कि श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाए। एति कोली दूती पात का मतलब एक कली की दो पत्तियां, ठीक है, एक कली दो पत्तियां। तो फिलहाल चाय तोड़ने का सर्वोच्च ये मानक बताया जाता है और इसमें चाय श्रमिकों को 5,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी और 3,000 करोड़ का इसके लिए बजट रखा गया है। तो अस्थायी अस्थायी दोनों प्रकार के श्रमिक जो हैं इससे लाभान्वित तो होंगे। तो ये योजना असम की है। अब असम के बारे में जानो। असम पूर्वोत्तर का ये राज्य है। ये देखिए मेघालय यहाँ नीचे पर है, ऊपर असम है और ये अपना सबसे बॉर्डर लगाता है जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं सबसे। 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं इन सभी 7 राज्यों को। दिसपुर इसकी राजधानी है। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से सीएम है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन? रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़ सैखोवा और देहिंग पटकाई। ठीक है। बिहू नृत्य 3 प्रकार का बिहू होता है। भोरताल नृत्य, खम्बालिम, इसके अलावा एक सात्रिया होता है। सात्रिया भी याद रखना, बहुत पूछा जाता है। ठीक है। 35 जिले हैं, 126 विधानसभा में सीटें और लोकसभा में 14, राज्यसभा में 7 सीटें जाती हैं यहाँ से। यूनेस्को विश्व धरोहर मूल्यांकन 2026-27 के चक्र के लिए भारत ने मेघालय के किस प्राकृतिक स्थल को नॉमिनेट किया है? ध्यान रहे, नॉमिनेशन मतलब भारत की तरफ से नाम भेजा गया है कि हमारे हिसाब से इसको ऐड कर डालो। अब यूनेस्को उसको ऐड करे या ना करे ये यूनेस्को वाले तय करेंगे बाद में, है ना। तो अभी जो गया हुआ है ये भारत ने यूनेस्को को अपना नॉमिनेशन भेजा हुआ है और ये मेघालय के जो जीवित जड़ पुल है इसको भेजा गया है। ठीक है, जीवित जड़ पुल को भेजा गया है। जीवित जड़ पुल मतलब कि आप देखो ऐसे ऐसे मेघालय में ना जब जाओगे आप कभी घूमने, मैं तो नहीं गया हूँ अभी लेकिन फोटो वीडियो देखा हुआ हूँ, तो ऐसे ऐसे हैं कि जो वहाँ पर जो वृक्ष हैं उनकी जड़ें ऐसे निकली हुई हैं और उन जड़ें से जुड़ करके दूसरी जगह पर जुड़ रही हैं और लोग उस पर आते जाते हैं। तो वो जीवित है, मतलब जड़ है, अभी भी वो उसमें जान है, लेकिन वो पुल का काम कर रही है क्योंकि नीचे पानी है, नदी है, तो लोग इस पर चढ़ करके जा रहे हैं। तो इसी को जीवित जड़ पुल कहा जा रहा है। अब इसको भारत सरकार चाहती है कि इसको विरासत के रूप में संजोया जाए, इसको यूनेस्को हेरिटेज के रूप में मान्यता दे।
तो इसलिए 2026-27 में जब अनाउंसमेंट होगा तो सरकार चाहती है कि इसको ऐड कर लो भाई यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में। ठीक है, आपको बात समझ में आई। इसका नामांकन जिंग किंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज कल्चरल लैंडस्केप्स ये नाम दिया गया है। खासी और जयंतिया जनजातियों के द्वारा ये बनाए गए थे जड़ों को जोड़ करके, और आज भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में पर्यटक यूज करते हैं इसका। 500 साल से अधिक भी पुराने माने जाते हैं। 50 से अधिक लोगों का भी वजन एक बार में उठा सकते हैं। खैर, अब हम लोग यूनेस्को की बात कर ही रहे हैं तो इसकी जो वर्तमान में जो लिस्ट है, जो जिस लिस्ट में अपने जितने भी शामिल हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी टोटल 44 ऐसे विश्व धरोहर स्थल हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें 44वां पूछा जाएगा लास्ट वाला या कहें लेटेस्ट वाला। तो लेटेस्ट वाला जो है ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, मराठा सैन्य परिदृश्य इस नाम से ये शामिल है। ठीक है, और 44 में अगर पूछा जाएगा तो आप बताना 36 जो हैं ये सांस्कृतिक हैं, 36 सांस्कृतिक हैं, और 7 जो हैं ये प्राकृतिक हैं यानी नेचुरल है। ठीक है, 36 कल्चरल, 7 नेचुरल, और एक जो है ये मिक्स कैटेगरी का है, तो ये याद रखना। कितना हुआ, 36 8 हुआ 8 से 14 44। हाँ, तो 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये कैटेगरी वाइज भी पूछा जाता है, कितने कल्चरल हैं, कितने नेचुरल, कितने मिक्स कैटेगरी। मिक्स एक ही है वो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम वाला, उसे याद ही रखोगे आप। बाकी मेघालय आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मेघालय की राजधानी शिलांग होती है। कनराड संगमा नेशनल पीपुल्स पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। CH विजय शंकर यहाँ के गवर्नर। यहाँ पर वांगला, पोमलांग, नोग्रेम ये प्रमुख लोक नृत्य होते हैं। चेरापूंजी, मानेसराम प्रमुख स्थल हैं। आप जानते हो दोनों सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। 12 जिले, 60 सीटें विधानसभा में, 2 लोकसभा में, 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। बॉर्डर शेयर में असम से और नीचे बांग्लादेश से शेयर करता है। हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हुए माइकल नोब्स 21 भारतीय राष्ट्रीय पुरुष टीम के कोच थे जिनका निधन हो गया है। तो साथियों, ये भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के मेन वाले जो टीम है उसके कोच थे, ये नेशनल कोच थे, और इनका अब निधन हो गया माइकल नोब्स का। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। 2012 लंदन ओलंपिक में टीम को लीड किया था इन्होंने। तो फिलहाल 2011 से 13 तक भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच रहे, और उसी दौरान लंदन ओलंपिक भी हुआ था। और हालांकि जापान के भी कोच रहे इससे पहले, है ना, लेकिन अभी इनका निधन हो गया है। ओके, 2008 में भारत क्वालिफाई नहीं कर पाया था, 2012 में भारत ने क्वालिफाई किया, यही बहुत बड़ी बात रही। हालांकि इसके बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये वही हॉकी टीम है जिसने ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। साथ ही साथ भारतीय हॉकी टीम ने ही 2020 के और टोक्यो ओलंपिक और 2024 वाले जो रियो ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक है, इन दोनों में ही ब्रॉन्ज मेडल जीते, मतलब तीसरे पायदान पर रही थी। हॉकी से रिलेटेड स्टैटिक जानकारी मैं आपको कल भी बताया था, आज भी आप देख लो। यहाँ पर 11 खिलाड़ी टोटल खेलते हैं। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। हमारी ई बुक भी आप ले सकते हो। कल मैंने पूछा था ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1957 से दिया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की शहादत की याद में शहीद दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। महात्मा गांधी जी के निधन के अवसर पर हम लोग 30 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, आज आपको क्या बताना है, पॉपुलर चॉइस अवार्ड MyGov वेबसाइट पर वोटिंग के द्वारा जो दिया जाता है, इसमें किस राज्य की झांकी ने अवार्ड जीता है, बेस्ट झांकी का पुरस्कार जो गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है। तो आप बताइएगा। कल की वीडियो में मैंने बताया था। दूसरा, हॉकी इंडिया लीग 2025-26 की उप विजेता टीम कौन रही, यानी किसे हरा करके जीता गया है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।